हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गाइस, दिस इज मी राहुल अग्रवाल और काफ़ी दिनों बाद यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं आप सभी का। इस चैनल का नाम है आईएएस ज्ञान। तो काफ़ी दिनों से इस चैनल को एक्टिव करने की डिमांड थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर आप यूट्यूब में भी कम से कम 10 मिनट का ही सही, लेकिन एक वीडियो डालो। तो आज से हम कोशिश करेंगे कि इस चैनल को एक्टिव करें और इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आईएएस ज्ञान, इसमें मैं आप सभी के लिए डेली नियम से कुछ एमसीक्यूज पोस्ट किया करूंगा और उन एमसीक्यूज को आपको प्रीलिम्स तक एक हैबिट बना लेना है कि उन्हें आपको सॉल्व करना ही करना है। हर एक हालत में कुछ भी हो जाए उन्हें आप मिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैनल को लेके प्रभु का नाम, और सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को आईएएस ज्ञान को। साथ ही साथ आपके जो भी सुझाव हैं, जो भी कमेंट्स हैं, आप प्लीज कमेंट्स में बताएं ताकि मेरे आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपको और ज्यादा पसंद आए और हम इंप्रूवमेंट इसमें करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, प्रेजेंटेड ओनली बाय मी राहुल अग्रवाल। दोस्तों, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं 4 PM MCQ सीरीज। ठीक है, डेली 4 बजे नियम से आईएएस ज्ञान चैनल में आपके सामने ये एमसीक्यूज रेडी हो जाएंगे। नियम से हम 5 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे डेली। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम लेट्स स्टार्ट। और आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अनअकैडमी प्लस का भी हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों, मेरे कोर्सेज आप वहां पे लाइव देख सकते हैं। पहला सवाल आज के इस सेशन का, इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू अ फॉरेन स्टेट ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। नो सच अमेंडमेंट रिलेटेड टू अबव प्रोविजन हैज बीन इनेक्टेड सो फार। Settlement of a boundary dispute between India and another country can be done by a resolution of both the houses by simple majority outside Article 368। देखिए, यहां पे 3 स्टेटमेंट्स हैं और पहले स्टेटमेंट में यह बोला जा रहा है कि अगर भारत की टेरिटरी हमें किसी दूसरे देश को देनी है तो वो आर्टिकल 368 के अंडर अमेंडमेंट करके ही पॉसिबल है। ये बिल्कुल सही बात है। ओके, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था कि क्या ऐसा करने के लिए अमेंडमेंट की जरूरत है। बिल्कुल है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, और उसी प्रोविजन के तहत 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 इनैक्ट किया गया है, जिसके माध्यम से बेरूबारी यूनियन जो कि वेस्ट बंगाल में था, उसे पाकिस्तान को दिया गया। ठीक है, 1960 में बेरूबारी यूनियन पाकिस्तान को दिया गया और उसके लिए आर्टिकल 368 के अंडर अमेंडमेंट किया गया। तो इस एक नॉलेज से आपके 2 स्टेटमेंट सॉल्व हो गए। पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। दूसरे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि नो सच अमेंडमेंट रिलेटेड टू अबव प्रोविजन हैज बीन इनेक्टेड। आपको पता है कि 9th CA तो हुआ है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। इसके अलावा 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हुआ, जिसके माध्यम से बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो इनक्लेव्स ट्रांसफर हुए, तो सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है। नाउ आते हैं थर्ड स्टेटमेंट में। सेटलमेंट ऑफ अ बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड अनदर कंट्री कैन बी डन बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ बोथ द हाउसेस बाय सिंपल मेजॉरिटी आउटसाइड आर्टिकल 368। ये टोटल फॉल्स है। देखिए, मान लो इंडिया चाइना के बीच में जैसे कि अभी बॉर्डर का डिस्प्यूट चल रहा है, तो क्या उस बॉर्डर की लड़ाई को सेटल करने के लिए भी हमें कोई रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा क्या? मतलब ही नहीं है। बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल करने के लिए कोई रिजोल्यूशन पास करने की नीड नहीं होती है। बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल करने के लिए सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन से काम हो जाता है, क्योंकि बाउंड्री डिस्प्यूट जब भी सेटलमेंट होती है तो उसमें कोई टेरिटरी का आदान प्रदान तो नहीं होता ना, उसमें सिर्फ डिस्प्यूट सेटल हुआ है। थर्ड स्टेटमेंट यहां पे फॉल्स है। आपको चीजों को बड़े ही बारीकियों से नोट करना है, और इंडियन पॉलिटी में आपको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है प्रीलिम्स के लिए। दोस्तों, डेली 4 बजे आपको यहां पे एमसीक्यू मिलेंगे आईएएस ज्ञान। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा सी, दैट इज ओनली 1। सेकंड स्टेटमेंट भी फॉल्स है, थर्ड स्टेटमेंट भी फॉल्स है। करेक्ट आंसर इज सी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 4 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड। द इलेक्शंस फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड अंडर द ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940। 1940 के ऑगस्ट ऑफर के अंडर इलेक्शंस हेल्ड हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। कैबिनेट मिशन हैड रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज। द टोटल स्ट्रेंथ वाज 389, इन विच 296 वर टू बी अलॉटेड फॉर ब्रिटिश इंडिया, 93 फॉर प्रिंसली स्टेट्स। The representatives were to be elected from the 3 communities, हिंदू मुस्लिम जनरल। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं
कि सर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इतनी पुरानी बात हो गई, अभी भी हमें क्यों याद रखना है? तो भाई मेरे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान बनाया है उन्होंने, जिस संविधान के माध्यम से आज हमारा देश चल रहा है ना पिछले 70 सालों से, उस संविधान को बना के गई है ये असेंबली। तो भैया वो चाहे 100 साल पुरानी हो या 500 साल पुरानी हो, आपको इतना तो पता होना चाहिए ना कि आपका संविधान जिस असेंबली ने बनाया था उसके क्या खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ना। पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940 नहीं, कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946, 1946 का जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसके तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन कराए गए थे। कैबिनेट मिशन ने 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, बिल्कुल रिजेक्ट किया। हिंदुस्तान पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट किया और कैबिनेट मिशन ने एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की जो कि अनडिवाइडेड इंडिया के लिए होगी। थर्ड स्टेटमेंट यहां पे बिल्कुल करेक्ट है। टोटल स्ट्रेंथ 389 है, 296 ब्रिटिश इंडिया की, 93 प्रिंसली स्टेट्स की। लेकिन चौथा स्टेटमेंट में यहां पे कैच है। अगर आप एकदम ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आप इसको जल्दबाजी में गलत करके आ जाओगे और आप आंसर डी लगा के आ जाओगे, जबकि चौथा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हिंदू कोई कम्युनिटी अलग से थी ही नहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। मुस्लिम थे, सिख थे और जनरल में मुस्लिम और सिख को छोड़ के बाकी सारे आ गए। सो मुस्लिम, सिख और जनरल ये 3 कम्युनिटी थी, हिंदू कोई अलग से कम्युनिटी थी ही नहीं। तो ये याद रखना, करेक्ट आंसर इज सी। पहला स्टेटमेंट गलत है, अभी मैंने आपको बताया क्यों, और चौथा स्टेटमेंट गलत है, अभी मैंने आपको बताया क्यों। करेक्ट आंसर इज सी, 2 and 3 ओनली। चलिए, 2 स्टेटमेंट्स है रिगार्डिंग द स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया। In the states having unicameral system, the state legislature consists of only the legislative assembly, whereas in bicameral system it also consists of the legislative council. The legislative council can at most delay the bill for a period of 6 months. ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपसे बस एक ही क्वेश्चन पूछूंगा कि पार्लियामेंट, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि पार्लियामेंट में कौन कौन आता है, तो आप क्या बोलोगे? सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा? गलत, प्रेसिडेंट भी आते हैं। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑल्सो। उसी तरीके से स्टेट असेंबली कंसिस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस गवर्नर ऑल्सो, और जहां पे काउंसिल है वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑल्सो। तो पहला स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए, यहां क्या लिखा हुआ है कि स्टेट लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ ओनली द लेजिस्लेटिव असेंबली। बिल्कुल नहीं भाई, गवर्नर को भूल गए क्या? पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। इसीलिए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन एट मोस्ट डिले द बिल फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months। नो माय डियर फ्रेंड, लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी भी बिल को एट मोस्ट 4 महीने तक लटका सकता है। 4 महीने तक, 3 महीने फर्स्ट टाइम में और 1 महीने दूसरे बार में। सो टोटल मिला के 4 महीना। करेक्ट आंसर इज डी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है ना, अगर आपको लगता है कि सर ये आंसर आपने गलत बता दिया सर, तो आप कमेंट्स में मुझे बताएं, मैं आपको अगली क्लास में उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। चलिए, 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। In case of any vacancy among the electoral college of the president, the election is considered null and void as said by the Supreme Court in the Narayanan versus the State of Gujarat case. High courts and Supreme Court can decide all doubts and disputes related to the election of president. Acts done by the president are not invalidated in case of the election being declared void. देखिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन वोट करता है? एमपी और एमएलए वोट करते हैं। सारे इलेक्टेड नॉमिनेटेड एमपी और एमएलए वोट नहीं करते, सिर्फ इलेक्टेड वाले वोट करते हैं। मान लो कल प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ और इसमें से 15-20 एमएलए गायब हैं, एब्सेंट है या कुछ भी रीजन है, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज में किसी तरीके की वैकेंसी क्रिएट हो गई कि भाई 15-20 एमएलए की तो सीट ही खाली है या फिर 15-20 एमपीस की तो सीट खाली है, तो ऐसे में तो प्रेसिडेंट का चुनाव आप कैंसिल करा दो क्योंकि वैकेंसी थी इलेक्टोरल कॉलेज में। नहीं, क्लियर कट बोला गया है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन को नल एंड वॉइड नहीं किया जा सकता अगर इलेक्टोरल कॉलेज में वैकेंसी है। ये कोई ग्राउंड नहीं होता। नारायणन वर्सेस द स्टेट ऑफ गुजरात केस ऐसा कोई केस ही नहीं है, ये मैंने फेक यहां पे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है। अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट या डिस्प्यूट होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, हाई कोर्ट का कोई रोल नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। Acts done by president are not invalidated in case of election being declared void। देखिए, मान लो 10 तारीख को प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, प्रेसिडेंट बने, कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंट बना, 25 तारीख को उसका इलेक्शन कैंसिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। बाद में पता चला कि भाई ये बंदा तो गलत तरीके से इलेक्ट हुआ है, डिस्क्वालीफाई है, इलेक्शन कैंसिल करो।
तो इस 15 दिनों में यानी कि 10 तारीख से लेकर 25 तारीख तक इस व्यक्ति ने जो प्रेसिडेंट बना था, इसने जो भी काम किए होंगे ना वो वैलिड माने जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने उन 15 दिनों के काम को भी इनवैलिड कर दिया। सो थर्ड स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है ना, नॉट इनवैलिडेटेड, ये बिल्कुल करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर यहां पे आपसे इनकरेक्ट पूछा है। करेक्ट इनकरेक्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, आपको नहीं करना। सो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला दूसरा इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर इज डी। So in case of any vacancy among the electoral college of the president, the election is not considered null and void. The chairman and members of a state administrative tribunal are appointed by the governor of the state concerned. The Administrative Tribunals Act of 1985 empowers the president to establish the state administrative tribunals on the specific request of the concerned state governments. देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा सीधा। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के चेयरमैन और मेंबर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, गवर्नर अपॉइंट नहीं करता। पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। 1985 का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट है उसने प्रेसिडेंट को एम्पावर नहीं किया है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश करने के लिए, उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया है। सो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं। करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, सो यहां प्रेसिडेंट आएगा, यहां सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये एक लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए छोड़े जा रहा हूं मैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन से बिल जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू पास हुए। सो आपको ये आंसर देना है मुझे कमेंट्स में। मैं आपसे मिलूंगा कल 4 बजे ये वीडियो जब आएगा, अगला वीडियो, तो उसमें मैं आपको इसका आंसर दूंगा और इसके अलावा हम नए 5 सवाल सॉल्व करेंगे। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की क्लास? इस यूट्यूब चैनल को मैं कंटिन्यू एक्टिव रखूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी के लिए। और उम्मीद करूंगा कि इन एमसीक्यूज को आप डेली सॉल्व करेंगे और इनसे आपकी पॉलिटी और आपके बाकी सब्जेक्ट्स जिनके भी एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे वो स्ट्रांग होंगे। धन्यवाद। IAS ज्ञान यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें फॉर द ऑसम एमसीक्यूज एवरी डे। बाय गाइस।